वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज फिर से एक बार हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ। भारत में किस तरीके से मुस्लिम का आक्रमण हुआ था और भारत में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इसका एक सेक्शन हमने कवर किया है। सो आगे की क्लास को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चहलगानी के बारे में कि चहलगानी है क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी है क्या? तो गुलाम वंश के अंतर्गत विकसित हुई सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी, जो सबसे महत्वपूर्ण एक वंश आप मान सकते हैं, वो कौन सा था? वो था चहलगानी। अब चहलगानी का मतलब क्या है? चहलगानी को चालीसा के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, यानी कि 40 लोगों का क्या था, एक ग्रुप था जो संस्था को चलाती थी। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ जो है वो मेरे कलीग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, टीचिंग स्टाफ हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, मतलब एक एक कम्युनिटी हमने डिजाइन की है कि जिसमें 10-15 लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो गुलाम वंश के अंतर्गत एक तुर्कान ए चहलगानी आता था, इसको चहलगानी या फिर चालीसा या चालीसों के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें टोटल कितने पर्सन थे? 40 लोग थे। 40 लोगों का ग्रुप था, एक समूह था। चहलगान उच्च पदस्थ और शक्तिशाली अधिकारियों का क्या था? समूह था, जिसे इल्तुमिश ने अपने व्यक्तिगत समर्थों के रूप में संगठित किया था। अब ये बनाया किसने है? इल्तुमिश ने बनाया। किस पर्पस से बनाया? कि इस चालीसा में जो 40 लोग होंगे वो मेन पर्सन होंगे, जो सबके हेड होंगे, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो बैठे होंगे, उनका जो एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसको क्या नाम दे दिया गया था? चहलगानी नाम उसको मिला। इतना क्लियर है आपको? चहलगानी किसको बोला जाता है? जो शक्तिशाली अधिकारी थे, उनका जो सबसे ऊंचा पद होता था, उसको किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुमिश के द्वारा बनाया गया। तो उनको चहलगानी या फिर चालीसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, इल्तुमिश के उत्तराधिकारियों के बीच हुए गृह युद्ध के दौरान चहलगानों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक राजकुमार को दूसरे राजकुमार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। अब हुआ ऐसा, इल्तुमिश ने 40 लोगों का ग्रुप बना दिया। 40 लोग जो मेन अधिकारी थे उसमें वो आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इल्तुमिश के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी किसको बोला जाता है? जो इल्तुमिश के बाद उस साम्राज्य को संभालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भड़काना शुरू कर दिया कि राज्य मेरे को मिलेगा। दूसरे ने बोला मेरे को मिलेगा। तो जब एक दूसरे को भड़काएंगे तो घर में ही क्या स्टार्ट होगी? लड़ाई स्टार्ट होगी, घर में युद्ध होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो 40 लोगों का समूह था, उन्होंने अपना अपना फायदा यहाँ पे देखना शुरू कर दिया। जैसे राजनीति में होता है ना, राजनीति में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो तीसरा जो पर्सन है वो अपना फायदा लेके आराम से निकल जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कोई सरकार है तो मैं उस सरकार के पीछे चल पड़ूंगा। ठीक है, कल को सरकार चेंज हुई तो वो पार्टी छोड़ के मैं दूसरी सरकार के पीछे चल पड़ूंगा। वो लड़ाइयां आपस में चलती रहेंगी। एक पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी, दूसरी जो पहले के ऊपर आरोप लगाएगी कि आपने कुछ नहीं किया। पर मैं कौन हूं? मैं हूं वहां का उत्तराधिकारी, यानी कि राज्य संभालने वाला, या फिर मेरे को लेना है व्यक्तिगत लाभ। मैंने अपने घर का रास्ता पक्का करना है। ठीक है, मैंने किसी के लिए जो है वो कोई प्रोजेक्ट उठाना है कि हाँ मेरे को इतना फंड जो है वो चाहिए, तो मैं एक पार्टी के साथ भी जाऊंगा और दूसरी पार्टी के साथ भी जाऊंगा। तो उसी तरीके से उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध क्या कर दिया? भड़काना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो चहलगानी थे या फिर जो 40 लोगों का ग्रुप था, वो भी संस्था भी क्या होगी? धीरे धीरे टूटना शुरू होगी। वो पार्टी जो थी वो धीरे धीरे खत्म होगी। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने अपनी शक्ति को कुचल दिया, तो उसने उनकी शक्ति को कुचल दिया सॉरी, और अपने शासन को जो था वो सुदृढ़ किया। अब बोलने का मतलब है कि जब बलबन सुल्तान बना, अब इल्तुमिश के बाद तो बलबन भी आया था, और बलबन की सबसे एक इंपॉर्टेंट नीति थी, वो थी लोह और रक्त की नीति। ठीक है, कि खून का बदला जो है वो खून से ही दिया जाएगा। तो जब वो सुल्तान बना तो उसने उनकी शक्तियों को कुचल दिया, यानी कि जो 40 लोग थे, इनको धीरे धीरे क्या कर दिया? खत्म करने के ऊपर में एक मेन टारगेट जो है वो रखा गया कि उन 40 लोगों को आपस में भड़काते रहो और वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और डेवलप वो ना हो पाए। तो उसी तरीके से उसने अपने शासन को या अपनी शक्तियों को था और ज्यादा इंप्रूव जो है वो उसने कर लिया। किसने किया? बलबन ने।
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इल्तुमिश का वो राजपाट खत्म हुआ, बलबन आया, और भी राजा आए, अभी डिटेल में हमने कवर करना है। उसके बाद जो नया वंश स्टार्ट हुआ वो कौन सा था? वो था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश दिल्ली के इलवारी वंश के अधीन था। ये पता होना चाहिए कि कौन सा वंश खिलजी वंश को चलाता था, किसके अधीन था खिलजी वंश? तो वो था इलवारी वंश। इलवारी वंश के अधीन कौन सा वंश था? खिलजी वंश था, दिल्ली में था। मलिक फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, खिलजी डायनेस्टी को किसने शुरू करवाया, कौन उसके फाउंडर थे? तो उसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज खिलजी जो था वो किसका था? खिलजी वंश का फाउंडर था, उसका वो मेन संस्थापक था। उसके बाद उसे मूल रूप से इलवारी वंश के पतन के दौरान कैकुबाद द्वारा आरिज ए मुमलिक नियुक्त किया गया था। यानी कि हुआ क्या, जब इलवारी वंश था, अब खिलजी वंश जो किस वंश के अंडर आता है? इलवारी वंश। जब भारत में इलवारी वंश चला होगा तो जैसे जैसे इलवारी वंश खत्म हुआ तो उसके बाद भारत में किसकी शुरुआत हुई थी? खिलजी की शुरुआत हुई थी। अब इसके खिलजी के जो फाउंडर थे उनका नाम है मलिक फिरोज। ये किस वंश के साथ जुड़े हैं एक्चुअल में? इलवारी के साथ जुड़े हैं। जब इलवारी वंश चला हुआ था तो उनको किसी न किसी पोस्ट पे रखा गया था। जैसे इलवारी वंश खत्म हुआ उन्होंने इलवारी वंश को दोबारा से रीनेम करके क्या नाम दे दिया? खिलजी वंश जो है वो उन्होंने उसका नया नाम जो है वो सेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है उन्होंने बलबन के उत्तराधिकारियों की अक्षमता के कारण उत्पन्न राजनीतिक शून्य का लाभ उठाया और 1290 को उन्होंने जो है वो दिल्ली में खिलजी वंश की जो है वो शुरुआत कर दी। अब कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, यहां पे आप पढ़ के आए हैं जब चहलगानी थी, चहलगानियों को किसने शुरू किया? इल्तुमिश ने। इल्तुमिश के जो शासन था, इल्तुमिश का जो राजपाट था, उनके बीच में घर में ही लड़ाइयां शुरू हो गई। और इल्तुमिश के बाद जो नया राजा आया उसका नाम था बलबन। ठीक है, अब बलबन ऐसा तो नहीं है कि वो कमजोर राजा था। ठीक है, उसके साथ किसकी लड़ाई होती थी? खिलजियों की लड़ाई होती थी। ठीक है, तो यहां पर जब खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई तो खिलजियों ने बलबन के जो उत्तराधिकारी थे, जो बलबन जो राजा था मेन, उसके बाद जो नए राजा वहां पे बनने थे, उनकी अक्षमता के कारण, अक्षमता का मतलब है कि उनको किसी न किसी बातों में उलझा के रखो, किसी लड़ाइयों में लगा दो, ठीक है, या फिर कपट की नीति अपनाओ, ठीक है, एक एक की चुगली जो है वो दूसरे के साथ लगाओ, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, तो उतना राजपाट वो नहीं संभाल पाए। और फाइनल में बलबन के जो उत्तराधिकारी थे वो खत्म हो गए, यानी कि जो चहलगानियों का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। और भारत में 13 जून 1290 को दिल्ली के सिंहासन पे किसको बिठाया गया? मलिक फिरोज को। और मलिक फिरोज ने किस वंश की स्थापना की है? वो की है खिलजी वंश की स्थापना। ठीक है, और खिलजी वंश आया कहां से, कौन से वंश से आया? खिलजी वंश आया है इलवारी वंश से। जब भारत में इलवारी वंश चला हुआ था तो इलवारी वंश के जो शासक थे, लास्ट शासक बोल लो या किसी न किसी पोस्ट पे उनको रखा गया था, उनका नाम था मलिक फिरोज। और बाद में इलवारी वंश जैसे खत्म हुआ तो भारत में 1290 में किसकी शुरुआत होगी? खिलजी वंश की शुरुआत होगी। नेक्स्ट पे आएंगे, इलवारी वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। खिलजी रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? खिलजी रेवोल्यूशन का मतलब है कि इलवारी वंश का खात्मा, यानी कि उसका पतन, और भारत में किसकी शुरुआत हुई? खिलजियों की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वे मूल रूप से तुर्की के थे लेकिन परंपरा के अनुसार जो है वो अफगान के बन गए। वो वैसे आए कहां से थे? जो उनका एक मेन राजा था वो किसका निवासी था? तुर्की। ठीक है, तुर्क के वो रहने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे जितने भी राजा थे वो सारे के सारे अफगान से आना शुरू हुए, इसलिए उनको बाद में परंपरा के अनुसार क्या बोला जाता है? अफगानी बोलते हैं। ठीक है, तो अफगान बन गए वो। नेक्स्ट इसके बाद है तुगलक वंश। खिलजियों के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश आया। ठीक है, नेक्स्ट इज तुगलक वंश। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की कुरोना जनजाति से संबंधित था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुगलक वंश है, ठीक है, तुगलक वंश
अब आया कहाँ से? तुगलक जो है वो हालांकि बाहर से ही आया, भारत के बाहर से, तुर्कियों से, अफगानों से, लेकिन इसकी जानकारी किसके अनुसार हमें पता चल रही है? वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो भारत में आने वाला एक यात्री है जो कि मोरक्को से आया था। मोरक्को से आने वाला यात्री कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बोला था कि जो तुगलक हैं वो बेसिकली तुर्कों की एक कुरोना जनजाति है, उससे जुड़े हुए हैं। बोला ये कोई अलग नहीं है, तुर्कों की ही जनजाति एक है जिसका नाम है कुरोना, और वहीं से जो वंश निकला उसका नाम क्या रखा गया? तुगलक वंश रखा गया। जो तुर्किस्तान और सिंध के बीच के पर्वत क्षेत्र में रहते थे। जो सिंध का एरिया, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, सिंध का एरिया कौन सा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो जम्मू का मांडा वाला एरिया है उसके बाद, और ये अफगानिस्तान तक चला जाता, तुर्कों तक चला जाता, तुर्की। उसके बीच जो पर्वतीय क्षेत्र थे वहां पे पहाड़ों पे जो लोग रहते थे, जो जनजाति थी, उस जनजाति का नाम क्या था? कुरोना जनजाति। किससे जुड़ी थी? तुर्कों से जुड़ी थी। जब ये भारत आए तो कौन से वंश की शुरुआत की इन्होंने? तुगलक वंश की जो है वो शुरुआत की। ठीक है, 1320 में। फरिश्ता के अनुसार गाजी मालिक का पिता बलबन का तुर्की गुलाम था। ठीक है, अब सबसे पहले जानकारी तुगलक वंश की किसने दी? इब्न बतूता। दूसरे नंबर पे जो एक पर्सन आया जिसका नाम है फरिश्ता, उसने भी ये बोला था कि ये स्टार्टिंग में बलबन के राजपाट के साथ कनेक्टेड है, किसी न किसी के गुलाम वो रहे, जिसका व्यक्तिगत नाम जो था वो कुतलुक था। अब कुतलुक कौन था? जिसने बलबन के शासन में राजपाट किया। बाद में इसी का नाम चेंज करके जो है वो क्या रखा गया था? तुगलक रखा गया। यानी कि अलग अलग स्टोरियां, एक की बुक के अनुसार कुछ और जानकारी, दूसरी की बुक के अनुसार कुछ और जानकारी। इब्न बतूता ने ये बोला कि जो तुगलक के लोग हैं वो बेसिकली तुर्की के रहने वाले हैं। तुर्की कौन है? किस जनजाति से जुड़े हैं? कुरोना जनजाति से। वहां के जो सिंध प्रांत के जो पहाड़ों पे लोग रहते थे उनको तुगलक बोला गया। भारत में आए, तुगलक वंश की स्थापना की। और फरिश्ता ने क्या बोला? फरिश्ता ने बोला कि जो गाजी मलिक के पिता बलबन का जो था वो एक गुलाम हुआ करता था, तो बाद में उसका जो नाम था वो क्या हमें जानने को मिला? कुतलुक। और कुतलुक जब भारत आया तो भारत में उसने कौन सी वंश की स्थापना कर दी? तुगलक वंश की। यानी कि इसी का नाम परिवर्तित करके बाद में क्या रखा गया है? तुगलक जो है वो रखा गया। ये जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद भारत में जो है वो मंगोल के आक्रमण जो थे वो शुरू हो गए। तो मेन ऐसे फेमस पर्सन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि भारत में किस तरीके से क्रांति आई थी। और ये भारत की ऐसी क्रांति थी जिसको तबाही की या फिर खून की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। खून या फिर तबाही की क्रांति के नाम से जानते हैं। जब भारत में मंगोल आक्रमण हुआ तो हजारों लाखों के हिसाब से लोगों का जो खून है वो वहां पे बह गया था। ठीक है, कई बार ऐसी भी जानकारी हमें मिलती है कि जो हल्दी घाटी है, ठीक है, वहां की जो जमीन है उसका कलर रेड हो गया है। वो इसलिए रेड हुआ है क्योंकि वहां पे हजारों लाखों के हिसाब से लोगों का खून जो है वो उस जमीन पे है, इसलिए आज दिन तक उस मिट्टी का रंग कैसा है? लाल रंग है। तो भारत में मंगोलों की शुरुआत हुई, तो मेन घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से राजा ने किस तरीके से यहाँ पे शासन किया और किस तरीके से जो है वो लड़ाइयां शुरू हुई थी। जैसे सबसे पहले हम इल्तुमिश की बात करें तो 1221 में हुआ क्या? इल्तुमिश के ऊपर जो है वो किसने अटैक किया था? वो है चंगेज खान, जो कि मंगोलों का सबसे चुना हुआ शासक था, सबसे बेहतरीन शासक इसको जाना जाता है। चंगेज खान ने सिंधु नदी के तट पर जो था वो अपनी सेना को लेके पहुंच गया था। तो उससे किसको इफेक्ट हुआ? इल्तुमिश को। इल्तुमिश जो है वो उससे थोड़ा बहुत डरा। उसके बाद बहराम शाह की बात करें, 1241 में तेर बहादुर ने पंजाब में प्रवेश कर लाहौर में लूटपाट की और लोगों की हत्या कर दी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी ये वाले शासक हैं सारे के सारे वो किसके साथ जुड़े हैं? मंगोल के साथ जुड़े। और मंगोलों ने किसके ऊपर अटैक किया? दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से भी आपने पढ़े? चालीसाओं के ग्रुप थे, तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, और आपका इल्तुमिश का शासन पाठ था, उसके बाद बलबन था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेन राजाओं के ऊपर जो था वो अटैक किया गया। उसके बाद बात करेंगे मसूद शाह की। मसूद शाह जो हैं वो 1245 में
इनके ऊपर 1245 के अंत में बलवन ने मंगोलों को पराजित कर उनसे मुल्तान वापिस छीन लिया था। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी आपकी पुरानी क्लासेस में भी कि भारत के ऊपर अगर कब्जा लेना है तो मुल्तान और पंजाब ये दो मेन गढ़ हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कब्जा ले सकते हैं। मतलब एक मेन जो चाबी है भारत को जीतने की वो थी वही वाली। और जब भारत में दक्षिण साम्राज्य चला हुआ था उस टाइम पे जो मेन संघर्ष हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, वो था कन्नौज के ऊपर। तीनों साइड से कन्नौज के पीछे पड़े थे। और जब भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो मेन चीज आई मुल्तान। ठीक है, तो मेन चीज क्या आई, मुल्तान आई, क्योंकि वो एक दरवाजा था ना भारत में एंटर होने का। अगर मुल्तान तक पहुंच गए तो भारत में आसानी से बाहर देशों के जो राजा महाराजा थे वो आसानी से आ सकते थे, आक्रमण हो सकता था। तो उस टाइम पे बलवन ने जो है वो मंगोलों के साथ युद्ध किया और वापस में उन्होंने मुल्तान जो है वो अपने पास रख लिया। फिर बलवन की बात करते हैं। 1279 में मुल्तान के राजकुमार मोहम्मद समाना के बुगरा खान और दिल्ली के मलिक मुबारक ने मिलकर मंगोलों को हराया था। हालांकि मंगोल भारत में आए लेकिन मंगोलों को हार का सामना भी करना पड़ा, हर बार वो जीते नहीं है। सबसे पहली बार जो है वो इल्तुमिश मंगोलों से डरा क्योंकि भारत कौन आए थे, चंगेज खान आए। फिर दूसरी बार बहराम शाह के शासनकाल में तैर बहादुर ने इनको डराया, लेकिन उसने जो है वो लाहौर पे कब्जा भी कर लिया था। पंजाब के रास्ते से उन्होंने एंट्री ली, लाहौर पे कब्जा कर लिया, लूटपाट की। उसके बाद मशहूद शाह और बलवन के शासनकाल में जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो दोनों बार मंगोलों को क्या किया गया है, वहां से हराया गया। लेकिन हराने में भी क्या हुआ, हराने के टाइम पे भी लोगों की क्या हो गई थी, हत्या हुई थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लूटपाट या फिर जो खून जो बहा है वो मंगोलों के भी उस आक्रमण में बहा। उसके बाद बलवन 1286 में बलवन के ऊपर फिर से अटैक हुआ। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर उनको खान ए शहीद की उपाधि भी मिली गई है। ठीक है, राजकुमार मोहम्मद जो थे वो मारे गए थे और बाद में उनको खान ए शहीद की उपाधि मिली गई। ठीक है, तो तैमूर ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, मंगोल थे। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात करेंगे 1292। अब्दुल्ला उत्तर भारत आया, लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसको क्या कहा गया था, नए मुसलमान कहा गया था। नए मुसलमान, जैसे सारे के सारे हम बोलते हैं कि हिंदू हैं, ठीक है, पर हिंदुओं की भी अलग अलग क्या हो सकती हैं, ब्रांचें हो सकती हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने मंगोल आए थे वो सारे थे मुस्लिम, लेकिन उन्होंने जो है वो नया इस्लाम स्वीकार किया, इसलिए उनको नए मुसलमान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नए मुसलमान किसको बोलते हैं, 4000 लोगों को बोला जाता है जो कि किसके साथ आए थे, अब्दुल्ला के साथ उत्तर भारत आए थे। उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया जो कि पंजाब वाला हिस्सा है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, यहाँ पे जालंधर और सल्दी में जफर खान ने मंगोलों को हराया और उनके नेता को बंदी बनाया। बाद में जफर खान युद्ध में मारे गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चला हुआ था उस टाइम पे मंगोलों ने युद्ध किया, मंगोल हारे, लेकिन जिस राजा ने उनको हराया था उसका नाम क्या था, जफर खान। ठीक है, तो जफर खान को बाद में मंगोलों ने ही दूसरे युद्ध में क्या कर दिया था, बिल्कुल मार दिया। ठीक है, उनकी जान ले ली थी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1304 में फिर से अटैक हुआ। अली बेग और ताश यहाँ पे पराजित किए गए। ठीक है, मंगोलों के जो वो थे उनको पराजित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश से जुड़े हैं, खिलजियों के बाद तुगलक आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था, तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो मंगोलों को फिर से पराजित कर दिया। हालांकि जानकारी के अनुसार इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज ये पता चल रही है कि मंगोलों ने भारत के ऊपर हमला किया, अटैक हुए, लेकिन पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में नहीं रख पाए थे। ठीक है, तो इसी वजह से दिल्ली सल्तनत जो थी वो आगे आगे जो है वो आराम आराम से वो चलती रही। नए नए वंश जो थे वो भारत में आते गए और उस तरीके से आगे कॉन्टिन्यूटी में इस्लाम या फिर मुस्लिमों के जो अटैक थे वो भारत में बढ़ते रहे। ठीक है, तो इस तरीके का ये आज का कॉन्सेप्ट था। इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।